एकनाथ शिंदे गुट की दावेदारी को मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि शिंदे गुट के पास बहुमत है, इसलिए शिवसेना का नाम और इसका चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट का होगा। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि शिवसेना के नाम और सिंबल छीनने के लिए 2000 करोड़ की डील हुई है। संजय राउत ने इन आरोप का कोई सबूत तो नहीं दिया, लेकिन यह दावा जरूर किया कि वो इसका सबूत देंगे। संजय राउत अपने बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है और इसी मुद्दे पर करेंगे आज बड़ी बहस। पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। सियासी भविष्य पर संकट तो संजय हुए प्रकट। देश को अवगत किया है कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान वो हमसे छीन लिया है, वो न्याय नहीं है। न सबूत न गवाह, संजय फैलाएं अफवाह। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप FIR कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दिस इज FIR। फैसले पर सवाल तो बीजेपी ने किया पलटवार। अच्छी संगत नहीं मिली, बुरी संगत मिली है और बुरी संगत में फंस गए हैं, या तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। संगत का असर, इलाज की जरूरत। मुझे आशा है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत कोर्ट में, न्यायालय में जो याचिका करेंगे उसमें यह आरोप का उल्लेख करेंगे। और ऐसे में मैं पूछ रही हूं 5 सवाल। पहला सवाल यह है कि राउत को कहां से आता है संजय वाला ज्ञान। अब संजय तो आपको याद ही होंगे महाभारत के, जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, तो क्या ऐसी दिव्य दृष्टि संजय राउत के पास भी है? अब ऐसा दूसरा सवाल ऐसे में यह खड़ा होता है कि इसी बदनाम तो उद्धव गुट का क्या बनेगा का? तीसरा सवाल ये, बिना सबूत संवैधानिक संस्थाओं पर आखिरकार सवाल क्यों? चौथा सवाल, आरोप लगाए सबूत क्या दे पाएंगे संजय राउत? और पांचवा सवाल, अब उद्धव गुट का सियासी भविष्य क्या होगा? तो इन्हीं सवालों के साथ आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस नेता रत्नाकर सिंह जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे जी हमारे साथ हैं, नीरज सेठी हैं शिवसेना प्रभारी दिल्ली प्रदेश से, शिंदे गुट से वो जुड़े हुए हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ आज शिरकत करेंगे। SN सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित हैं और उद्धव गुट शिवसेना के संजय गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद आमीन को आप देख रहे हैं, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हैं और राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश पाठक भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। मेरा पहला सवाल नीरज सेठी जी आपसे है। बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं संजय राउत ने कि ये जो शिवसेना का नाम है, सिंबल है, ये डील हुई है, इसको लेकर 2000 करोड़ की डील बता रहे हैं संजय राउत। आपका जवाब? जी, सबसे पहले तो संजय राउत को ये कहने से पहले एक शर्म आनी चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि शिवसेना जो है बिकाऊ शिवसेना नहीं है। ये शिवसेना को शिव सैनिकों ने सींचा है, अपने खून से सींचा है शिव सैनिकों को। तो उनको सबसे पहले ये कहते हुए इस शर्म का एहसास होना चाहिए कि ये शिवसेना कैसे बिक गई। अगर ये शिवसेना हमारी बिकाऊ नहीं है, इसीलिए इन लोगों से शिवसेना छीनी गई है, इसीलिए इन लोगों को शिवसेना नहीं दी गई है, उसका रीजन यही है कि ये शिवसेना को बिकाऊ समझते हैं। इसीलिए शिवसेना को चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को दिया गया है, जो जिस शिव सैनिकों ने अपने खून से सींचा है वो इसको चलाएंगे अब शिवसेना को। संजय गुप्ता जी, क्या शिवसेना के नेता क्या बिकाऊ हैं? पहले आपने आरोप लगाया कि जो विधायक हैं उनको खरीदा गया, सांसद हैं वो खरीदे गए, अब शिवसेना का नाम और सिंबल भी खरीदा गया और सीधे आपने सवाल खड़े कर दिए संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन पर। देखिए, आपने जब बात शुरू की तो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुमत के आधार पर इस बात का फैसला किया कि अब ये निशान किसका है और नाम किसका है। तो बहुमत के आधार पर तो सरकारें बनती हैं और गिरती हैं। पॉलिटिकल पार्टियां तो फाउंडर मेंबर्स बनाते हैं और उसको चलाते हैं और वही उसको बदलते हैं। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, फाउंडर मेंबर्स ही पार्टी को बनाते हैं। अगर फाउंडर मेंबर्स जिसके पास होते हैं वही पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष होता है और वही पार्टी को चलाता है।
तो किसी विधायक के चले जाने से, किसी एमपी के चले जाने से या उनके चले जाने से इनसे पार्टियों को फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन पर जो ये संदेह है, ये संदेह सही हो सकता है और इस संदेह में दम भी हो सकता है। बाकी इसका पूरा फैसला तो उच्चतम न्यायालय में होगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया वो किस आधार पर दिया। और मैं तो इसमें यह भी कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने अगर ये फैसला दिया है तो इलेक्शन कमीशन को यह भी बताना चाहिए कि किस आधार पर दिया है, क्योंकि अगर आरोप उठ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर दिया। बहुमत के आधार पर फैसले नहीं हुआ करते इलेक्शन कमीशन के अंदर। नहीं संजय जी, आधार तो उन्होंने बताया है। उन्होंने एक तो कहा है कि जो 75 पार्टी का जो पेज संविधान पेज है पेज से उसमें 78 बदलाव पेज। किया गया, चुनाव आयोग को इसकी सूचना नहीं दी गई। एक बात तो ये रखी गई है। दूसरी बात ये है कि लोकतंत्र में जो आंकड़े होते हैं वो तो बहुत अहम होते हैं और इसके पीछे जो उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है वो यही है कि आपके साथ न तो सांसद है न विधायक हैं। अब नंबर्स अगर देखा जाए तो अगर उनके पास 40 विधायक हैं उनके गुट के पास और 13 सांसद हैं, तो ये बताया गया है कि 76% जो वोट हैं वो विधायकों के और 73% जो वोट हैं वो सांसदों के। वोटिंग के आधार पर कभी फैसला नहीं होता निर्वाचन आयोग के अंदर। वोटिंग के आधार पर तो कोई जीतता है हारता है चुनाव के अंदर। तो 73% सांसद हैं वो जीते तो शिवसेना के सिंबल पर ही थे और उसमें अध्यक्ष तो उद्धव ठाकरे थे। तो अगर अध्यक्ष उद्धव ठाकरे थे तो फैसला तो वही करेंगे। और अगर उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए कोई गलत कुछ वो किया, कुछ ऐसा उन्होंने अपने संगठन में फेरबदल किया और उसकी सूचना उसको चुनाव आयोग को नहीं दी, तो इस बात पर तो अलग एक्शन बनता है। इस बात पर इस तरह का एक्शन थोड़ी बनता है कि पार्टी किसी और को दे दी जाएगी या जो चुनाव में ज़्यादा लोग जीते हुए हैं उनको दे दी जाएगी। तो पार्टी विधायकों से, सांसदों से उनकी वोटिंग के आधार पर नहीं बनती। पॉलिटिकल पार्टी तो फाउंडर मेंबरों के आधार पर बनती है। तो इसलिए ये चीज़ इलेक्शन कमीशन ने जो किया है ये गलत है। ठीक है, मोहम्मद अमीन जी हमारे साथ हैं। मोहम्मद अमीन जी, आपने बात सुनी। जो संजय जी हैं वो कह रहे हैं कि आधार क्या है इलेक्शन कमीशन का। अगर वो वोट प्रतिशत के हिसाब से नहीं होता, सांसदों विधायकों की संख्या से नहीं होता, तो फिर कैसे ये तय होता है कि किसको वो चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। जो फाउंडर रहे हैं वो सभी जानते हैं, बाला साहब ठाकरे ने 1966 में इस पार्टी की स्थापना की थी। ये 57 साल पुरानी पार्टी है और जब ये पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास गई होगी अपने रजिस्ट्रेशन के लिए तो सब सेक्शन 29A उसके तहत ये रजिस्टर हुई पार्टी। और उसमें जो उन्होंने जब दिया होगा अपना संविधान या अपने जो वर्करों का या अपने संस्थापकों का जो डिटेल दिया होगा, उस टाइम उसके पीछे शर्तें लगी होती हैं। उन शर्तों को पालन करना होता है। चुनाव आयोग समय समय पर चाहता है कि जो पार्टियां हैं वो अपना इलेक्शन कराएं और अपने जो उनके पदाधिकारी हैं, जैसे उसमें कुछ की डेथ भी हो जाती है, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, तो एक अपडेट देता रहे। लेकिन 2018 से इन्होंने कोई भी अपडेट पार्टी का न तो इलेक्शन कराया और न कुछ किया। एक डिक्टेटरशिप की तरह चल रही थी पार्टी, इस कारण से वो दे नहीं पाए हैं किसी चीज़ को। और मैं आपको आज बता दूं कि ये इलेक्शन कमीशन को बड़ी दुविधा हो गई थी। जो सुनने में आया है, कारण ये था कि जब उनसे मांगा गया उद्धव जी से, जब उनसे मांगा गया तो शिंदे गुट से, तो उन्होंने अपने 2/3 अपने MP, 2/3 MLAs और 2/3 पार्टी की मेजॉरिटी की लिस्ट जमा कर दी। जहाँ तक सवाल है उद्धव जी का, तो उद्धव जी से भी मांगा गया पूरा। अच्छा, अपॉर्चुनिटी देती है इलेक्शन कमीशन। और जब उनसे पूरी बात मांगी गई तो उन्होंने क्या किया, सुनने में आया कि 4-5 ट्रक भर के लोगों के एफिडेविट भेज दिए। अब ये एफिडेविट को वेरीफाई कराना, आप मुझे बताइए कि एफिडेविट को वेरीफाई कराना 4-5 ट्रक का और उनको सर्टिफाई कराना और उसके अपने डाटा फीड करना, ये कम से कम 4-5 साल का समय जाता है। यही एक तो काम नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन के पास अभी 9 स्टेट हैं। अगर कश्मीर का कर दिया 10 स्टेट के चुनाव होंगे, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं, संसदीय चुनाव आ रहे हैं, जिसकी दिसंबर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन मोहम्मद अमीन जी, अभी ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उन 16 विधायकों को लेकर भी सुनवाई चल रही है। आपको नहीं लगता मोहम्मद अमीन जी कि इसमें थोड़ा सा इंतजार किया जा सकता था, जो कि शिवसेना की ओर से कहा जा रहा है, जो उद्धव गुट है वो कह रहा है कि जब ये विचाराधीन था, मामला चल रहा था, तो इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? नहीं, वो एंटी डिफेक्शन का मामला चल रहा है, MLAs के एंटी डिफेक्शन बिल का मामला चल रहा है वहां पर, और उनकी बात होगी। लेकिन यहाँ तो सवाल पार्टी का था ना। इन्हें दोनों आए इलेक्शन कमीशन के पास, और हर पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी आती है और उसका संविधान भी मानती है। एक संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को पूरी बात कहनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि शिवसेना उद्धव जी के फादर को भी हमारे गिल साहब ने, एक इलेक्शन था वहाँ पर महाराष्ट्र में, उसके अंदर परेल, वहाँ पे इलेक्शन था और इलेक्शन में जो है तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम हिंदू हैं, शिवसेना को हिंदू के नाते पूरा वोट देना चाहिए, यानी उन्होंने प्रेशराइज किया। वो MLA का इलेक्शन भी कैंसिल हुआ था, सुनिए, और 6 साल
के लिए उनको बैन कर दिया था कि आप वोट भी नहीं दे सकते। बड़े ठाकरे साहब की बात कर रहा हूँ। मुद्दा है। नहीं, आज जो डिबेट इस पर नियम तो नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो अगर नियम, बाय चांस कायदे, फॉर्मेलिटी कानून पूरी है, नहीं की सही उनका से, पालन तो करना क्या चाहिए। इस तरह से डिसीजन ले लिया पालन करने जाएगा? में क्या दिक्कत आ रही है? आपको जो आप कहा जो कह गया, रहे हैं, आप 5 ट्रक भर के भेज देंगे। अगर मान कैसे लिया verify कि कराएंगे? आप फॉर्मेलिटी, खुद करिए। आपका कहना कि फॉर्मेलिटी सही से पूरी नहीं फिर की। नहीं, अब इसमें तो एक आधार अगर माना गया। फॉर्मेलिटी सही से पूरी नहीं मैडम की आपकी जाएगी बात कर रही थी, तो क्या उसमें इसके आधार पर एक इस तरह का फैसला लिया जाएगा? मेरी बात सुनिए। ठीक है, एक ठीक है आधार माना संजय जी, गया। संजय जी, जो बात इलेक्शन मोहम्मद कमीशन अमीन ने जी सोचा। कह रहे हैं कि देखिए शर्तों का तो पालन आपको करना जी। होगा, जो भी एक संवैधानिक संस्था जी, है, मैम। रूल्स को फॉलो करना होता है। अब ये 2018 जी। में संविधान में बदलाव किया गया, बिना चुनाव पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई, चुनाव आयोग को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, क्या ये सब कुछ हुआ? क्या हुआ? 2018 में संविधान में बदलाव किया गया है, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, अगर इस तरह की कोई बात थी तो चुनाव आयोग को कोई चिट्ठी लिखनी चाहिए थी कि आपने 2019 के बाद हमको ये चीज़ नहीं दी, हमको वो चीज़ नहीं दी। 19 और 20 और 21 में कोरोना चलता रहा है। अगर इस तरह की कोई कमी थी तो उसके लिए नोटिस दिया जाता है। ऐसे क्या मतलब, क्या पार्टी को मतलब इस तरह से डिसीजन ले लिया जाता है? आपको मैं ये बताना चाहूंगा अगर कि किसी भी तरह इलेक्शन की- कमीशन के अधिकारी समय समय पर हर चीज का आकलन करते रहते हैं, क्योंकि तो चुनाव अगर होते हैं। 2018 से इस तरह की सुनिए, फॉर्मेलिटी को नहीं किया तो 2019 में नोटिस क्यों नहीं उससे दिया, पहले 20 में बता क्यों नहीं देता दिया, हूं। 21 में क्यों नहीं दिया, सुनिए, 22 में क्यों नहीं दिया? बड़े अगर ठाकरे- 2018 में इस तरह का कोई डिसीजन लिया गया तो बड़े ठाकरे साहब ने भी यही काम किया था, बहुत दिनों तक नहीं, नहीं आप अभी किया इस था। मुद्दे पर तब रहिए उस कि- वक्त ही कहा गया कि आप इलेक्शन कराइए, चाहे नाम मात्र को कराइए इलेक्शन। हाँ, तो ठीक है, बाद में वो ये प्रक्रिया इस तरह जारी की बात कही जाती। 18 से आपने रोक दी, क्यों रोक दी भाई? नहीं तो 18 से लेके 22 तक जवाब क्या तो करता था देंगे इलेक्शन कमीशन को। अगर 18 हर से मामले में नहीं चलता ये लेकिन काम। मोहम्मद अमीन जी, अब एक संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, तो उसका भी तो कोई एक प्रोटोकॉल होता होगा। अब मान लो 2018 में संविधान में बदलाव किया गया, उसके बाद तो अब 3 साल हो गए, तो क्या ये नोटिस जारी किया जाता है इस बीच किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो अपनी सिचुएशन क्लियर करे संविधान को लेकर? बिल्कुल या फिर ये जब इतना मामला टकराव और खींचतान आगे बढ़ती चली गई तब चुनाव आयोग को याद आता है कि हाँ ये तो मामला जो है गड़बड़ है यहाँ पर? मैडम, हमारे यहाँ जो इलेक्शन देखते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज, वो हमेशा हर पार्टी का देखते रहते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है और उनको रिमाइंडर देते रहते हैं। ये तो कहना इस तरह गलत का है। कोई रिमाइंडर नहीं दिया गया है। कोर्ट अगर कोई आप ऐसा रिमाइंडर दिया गया जाएंगे, तो सुनिए, बताइए आप। अगर ऐसी कोई बात है तो कोर्ट इस तरह की कोई जाइएगा, बात थी हम तो- अपना देंगे वहां पर जवाब, इलेक्शन तो वो कमीशन तो कोर्ट में देगा। फिर जाएंगे ही। नहीं, आप जाएंगे, वेलकम है, लेकिन वहां पर इलेक्शन कमीशन जाएगा और जवाब देगा कि हमने इनको नोटिस टाइम पर दिए नहीं दिए। ये सबसे आपका पहले तो इस तरह की कोई हाँ। बात नहीं है कि इस तरह का कोई नोटिस दिया गया, कोई इस तरह की सूचना नहीं है कि हमको नोटिस दिया गया, कोई ऐसी बात कही गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अगर अब भी कहते तो भी बात नोटिस में आती कि इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का नोटिस जारी किया कि आपने 2018 अच्छा, में एक चीज इस तरह बताइए। संविधान में बदलाव किया और आपने हमें बताया नहीं, इस तरह के कोई नोटिस नहीं दिया गया। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 4-5 ट्रक भर के पेपर कैसे आ गए, बिना सूचना दिया गए? 4-5 ट्रक को छोड़िए आप, नहीं, 4-5 छोड़े ट्रक क्यों? देखे, 4-5 इलेक्शन कमीशन को आपने जो सबमिट रिकॉर्ड किए। होगा वो दिया जाएगा, उसमें मेंबर्स की लिस्ट दी गई थी नहीं। कि इतने मेंबर है हमारी पार्टी के अंदर, आपने 24 लाख मेंबर affidavit हैं, क्यों दे दिए? जो मांगा वो दिया। हमेशा मांगा जाता है, हर पार्टी से मांगा जो जाता है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप अभी यहाँ पर बैठ करके कि 2019 में या 20 में 21 में इस तरह की कोई सूचना 18 नहीं से दी गई? 18 आपके पास में। ऐसी कोई नॉलेज है तो बताइए आप। हमारे पास तो क्या नॉलेज आप नहीं है, कोई लेकिन नॉलेज हम है बता तो फिर आप रहे हैं, कैसे जो कह रहे हैं रूल है, आप? जो रूल है, बिगर नॉलेज के आप कैसे कह रहे हैं आप? रूल है, इलेक्शन कराइए रूल और कल आके इलेक्शन जमा कराइए करिए। नहीं कराइए, ये पार्टी का ड्यूटी रूल आपकी है। आप कैसे बताएंगे? पार्टी चला रहे हैं, नहीं, हम पार्टी चला रहे हैं, चला रहे हैं, आपको देना आपको क्या होगा। पता कि दी गई या नहीं दी गई? क्या आपको पता है कि इस तरह की ये तो इन्फॉर्मेशन दी कोर्ट गई या नहीं बताएगा दी ना, गई? या आप कोर्ट में जाएंगे कोर्ट बताएगा तो उसके बाद बोलिएगा। हमारा आप कमीशन अभी जवाब कैसे बोल रहे हैं देगा। आप? वहाँ कमीशन जवाब देगा। अभी कैसे बोल रहे हैं आप? हम तो नहीं बोल रहे। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ना 2018 के बाद ऐसी कोई कैसे आ इन्फॉर्मेशन गया? दी गई? कैसे आ गया, ये जवाब दीजिए। नहीं, आप कमाल कर रहे हैं। 4-5 ट्रक आपने पेपर कैसे दे दिए? 4-5 कमीशन ट्रक को? की बात को जो फॉर्मेलिटी हो तभी तो दिए गए होंगे। फिर आपने मांगा जो गया बात है ना? कही, आपने मांगा जो गया बात है कही, ना? नहीं, आपने जो बात कही कि 2018 के अंदर कुछ ठीक है, संशोधन किया मांगा गया गया है संजय ना? जी, संजय जी, देखिए ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में मांगा पहुंच चुका गया। है। आपकी ओर से भी अर्जी दाखिल की जा रही है, वहां पर आप सोमवार को जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है। और इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी दुबे जी, अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। अब जो उद्धव गुट है वो सुप्रीम कोर्ट जाकर अर्जी दाखिल करने की तैयारी कर रहा है और कैविएट जो है वो दाखिल कर दी गई है दूसरे गुट की ओर से, शिंदे गुट की ओर से। अब वहां पर क्या संभावना नजर आती है? अब ये जो चुनौती दी जा रही है इलेक्शन कमीशन, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, और यहां पर यह दावा किया जा रहा है उद्धव गुट की ओर से कि कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। 2018 में अगर संविधान में कोई बदलाव किया गया था, आधार क्या रहा है इस फैसले का? सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये जरा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। थैंक यू मीमांस जी जी, सबसे पहले ये पूछना पड़ेगा कि संवैधानिक संस्थाओं की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, उनके जजमेंट अथॉरिटी ठीक नहीं है। दूसरा, अगर कोई
आदेश गलत है तो उसका जुडिशियल रिव्यू है और उसमें सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने अपने जजमेंट में साफ तौर पर कहा कि मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक, बिना किसी चुनाव के पार्टी के पदाधिकारियों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्त करते कर दिया गया। चुनाव आयोग ने संविधान में 2018 में बदलाव किया गया, लेकिन कोई जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी। आंकड़ों की बात किया, आंकड़ों की बात पर नहीं करूंगा। अब ईसीआई का एक टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी है, परीक्षण कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक बात। और जब चुनाव के लिए आरक्षण और आवंटन पर बात होती है तो उसका आदेश 1968 है, जिसके तहत पार्टी का जो इंटरनल सिंबल है वो मिलता है। अब उसके 3 टेस्ट। पहला, राजनीतिक दलों को मुख्यता और चुनाव देना आवंटित करने का अधिकार है, उसमें कोई आर्टिकल 15 कहता है किसी भी अगर पॉलिटिकल पार्टी इंटर से डिस्प्यूट है तो वो इंटर से डिस्प्यूट जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ है, जो बॉडी। अश्विनी दुबे जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, आपकी आवाज थोड़ा कट कर आ रही है। हम थोड़ा कनेक्शन जो है ठीक करवा लेते हैं ताकि दर्शकों को भी ये पूरी जानकारी मिल पाए, क्योंकि मामला जो है दरअसल कानूनी जो दाव पेच है इस मामले में वो भी बहुत अहम होने वाले हैं। संजय जी, जो भी है मामला तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, चलिए अदालत ये फैसला करेगी। मेरा आपसे सवाल है, ये आरोप लगा देना 2000 करोड़ की डील हुई है, ये इसके कोई सबूत हैं, कोई गवाह हैं आपके पास? आप इतने गंभीर आरोप एक संवैधानिक संस्था पर लगा देते हैं। चलिए आपको लगता है ये फैसला सही नहीं हुआ, आपको पूरा हक है कि आप सुप्रीम कोर्ट में आप इस लड़ाई को लेकर जाएं, वो आपका अधिकार है। लेकिन सीधे इलेक्शन कमीशन को सवाले के घेरों में खड़े कर देना, ये क्या एक आदत सी हो गई है विपक्षी दलों की? देखिए, एक सीधा सा कानून है इलेक्शन कमीशन का कि फाउंडर मेंबर ये फैसला करते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी का कौन अध्यक्ष है, कौन कितने मेंबर रहेंगे। बहुमत के आधार पर कि कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, इनके आधारों पर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल पार्टी को किसी को नहीं सौंपा जाता है। और जब इस तरह का एक गलत फैसला कोई भी सरकारी संस्था करेगी तो इस तरह के आरोप लगना लाजमी है और इसीलिए ये आरोप लगे। चलिए सवेश जी, अब देखिए पहले जो है कुर्सी चली गई, फिर उसके बाद सांसद विधायक चले गए, अब पार्टी का नाम और सिंबल भी चला गया। तो अब तो उद्धव गुट के लिए तो बहुत ही बड़ी चुनौती है, बड़ी परेशानी है सामने। अब बीएमसी के चुनाव भी सिर पर। मीमांसा जी, यही सबसे बड़ी बात है कि वो स्वीकार करने के चाहते ही नहीं है उद्धव ग्रुप। देखिए, जब ये कांड हुआ, एक्चुअली उन्होंने बीजेपी का जो दामन छोड़ा और जो अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा कहिए या जो भी कहिए, और जो पार्टी की बेसिकली जो आइडियोलॉजी थी, जो 2.5 साल जो लोग थे उन्होंने देखा कि आखिर जिस आइडियोलॉजी पे पार्टी का निर्माण हुआ उस आइडियोलॉजी से पार्टी कहीं भटक गई है। और अगर देखा जाए सही मामले में तो जो संजय राउत है वो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी का साथ छोड़ना ऐसा हो गया कि आप उन्होंने घर से बेघर कर देंगे। जो बयान देख लीजिए, उनके जो भी ट्वीट देख लीजिए, लेकिन अभी भी जो उद्धव साहब है वो उससे चेते नहीं है। और दूसरी बात कि आप अगर जो पार्टी का जिस प्रिंसिपल पे, जिस आइडियोलॉजी पे आपने गठन किया आपके पिताजी ने, और उस आइडियोलॉजी को आप दरकिनार करके एक अलग सा अपना ये बनाएंगे, तो जो वोटर्स है, कोर वोटर्स क्या है शिव सैनिक का, वो कोर हिंदुत्व जो है वो रियल हिंदुत्व के उस पे प्रिंसिपल पे चलता है। आपने उसको ही दरकिनार कर दिया। एक लेडी को हनुमान चालीसा पढ़ने के उसमें जेल में भेज दिया, एक हीरोइन है उसके घर को आप एमसीडी से उखाड़ रहे हैं, फिर ट्वीट करवा रहे हैं कि उखाड़ दिया। मतलब ये सब जो लैंग्वेज थी इसको आप देख सकती है, समझ सकती हैं। तो वोटर्स का जो प्रिंसिपल था वो कहीं ना कहीं वो ये महसूस कर रहा था कि शिवसेना ने गड़बड़ किया और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है, नहीं तो इतना बड़ा ब्लो पार्टी में नहीं हो सकता है। ठीक है एसएन सिंह साहब, ये देखिए वो संजय जी भी यही कहना चाह रहे थे कि जो पूरा महाराष्ट्र में खेला चल रहा है, दरअसल इसके पीछे जो सूत्रधार है वो तो बीजेपी है। बीजेपी चाहती थी कि पार्टी टूट जाए। देखिए, आपने कई सवाल पूछे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि तीर धनुष चलाने के लिए मजबूत हाथ चाहिए और वो हाथ मजबूत नहीं रहा, क्योंकि
ज्यादा आपका साथ पैसे छोड़ आप दिया। सुन लीजिए भाई, मैंने तो आपके बीच में बीजेपी बोला का नहीं, आप सुन लीजिए, आपको एक पैसे की जानकारी ठीक है, नहीं है, अपने- अपनी बात पूरी कर ले संजय जी, आपको पूरा मौका दूंगी मैं। कह रहा हूं इनको एक पैसे की जानकारी नहीं है, और मैं कहूंगा जिस चीज की हिफाजत के लिए तैयार थे आज उस फंड को ट्रांसफर कर लिए, क्योंकि पैसा चाहिए था, इनको पार्टी नहीं चाहिए थी। अगर पार्टी चाहिए होता था तो इनके पार्टी के नाम पे अगर सब लोग जीते थे तो इनको छोड़कर नहीं जाते। हम तो ये कहेंगे कि पैसे के लिए ही संजय राउत जी जेल गए, और पैसे का ही स्वप्न कोर्ट देखते में हैं क्या तो निश्चित डिसीजन तौर आया पे कि कोई वो, केस नहीं वो था, वो पैसे की चर्चा आप कर कह रहे सकते हैं मुझे हैं। जानकारी अरे जानकारी भाई आपको नहीं सुनिए, है। मैं तो संजय राउत जी चर्चा के करके केस एक-एक में चीज- संजय इनको राउत चुप जी के केस कराइए में भाई, अदालत ने क्या कहा? इनको चुप कराइए, इनको एक पैसे की जानकारी नहीं है। अभी मुझे इनसे तो आपने 100 एक पैसे सवाल की पूछा, जानकारी है, एक पैसे की इनसे जानकारी आपने क्या एक करूंगा सवाल मैं? पूछा ठीक चुनाव है, आयोग संजय के जी, बारे पहले में, अपनी बात पूरी कर इन्होंने लें। कहा पहले अपनी बात पूरी कि कर हमें लें, फिर नोटिस आपको नहीं मौका दिया दूंगा। गया। मैं बताऊं, अगर मैं ट्रेन में जाता हूं और टिकट नहीं लिया रहता हूं और टीटी आएगा तो मैं कहूंगा कि जो है हमें नोटिस नहीं दिया गया। अगर मैं बस स्टेशन, अरे सुन लीजिए भाई, आपके बीच में बोला नहीं, आपको एक पैसे की जानकारी नहीं है। ट्रेन को आप हुआ इलेक्शन क्या है कमीशन से मैडम? जोड़ रहे हैं। अरे आप ये डिस्कशन पे आपका स्तर है। आइए, आप डिस्कशन पे मुद्दे पे रहिए ना। देखिए डिस्कशन ये है, एक पैसे की जानकारी नहीं है, दो पैसे की जानकारी नहीं है, क्या सवाल? ये अरे क्या- भाई ये किस तरह की इसलिए बात है कि आपकी? आप बीच में बोल रहे हैं, बीच आप में चुपचाप बोलने से सुनिए। क्या हो गया? अरे क्यों संजय बीच जी, में संजय बोलेंगे? जी, आप क्यों संजय बीच में जी, बोल रहे हैं? आप दर्शकों डिबेट के लिए होकर दर्शकों के लिए होता कर रहे हैं, हुआ डिबेट क्या उन्हें है? भी समझ में आना हुआ- चाहिए हो क्या रहा है। हुआ क्या? ठीक है, डिबेट सिंह का जी, आप मतलब अपनी ये बात होता है- पूरी कीजिए, संजय जी, फिर मैं आपको देखिए मौका मैम, दूंगी, देखिए, प्लीज। हुआ क्या है, इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैम। उद्धव ठाकरे जी के जो सहयोगी हैं और कौन साथी हैं, उन दोनों लोगों में आपस में लड़ाई चल रही है। चाहे वो शरद पवार जी हों, चाहे आप देखी होंगी प्रकाश आंबेडकर जी इस समय आए। तो इस लड़ाई और इस खींचतान में ये खुद ही फंस गए हैं बुरी तरह से, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर जी आदरणीय एसएन प्रधानमंत्री। सिंह साहब, लेकिन आरोप आप पर लग रहे हैं ना कि लड़ाई कराने वाले आप हैं। देखिए हम ये जो दो गुटों में ये बटी है पार्टी, उसके पीछे आपने ये तीर छोड़ा। अच्छा, मैं उसके कहूं- बाद ये हालात हुए, आप पर ये आरोप लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आरोप लगाना चाहिए। हम तो लगातार कई बार 10 सीटें आपसे हम कम पाते थे, उसके बाद भी सर आंखों पर आपको बैठाते थे, और जब हमने कोई शर्त रखा आप उसको नहीं माने और आरोप हम पे लगेगा। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, और राजनीतिक पार्टी का कार्य है राजनीति करना, लेकिन आप इतने कमजोर हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है, आपकी विचारधारा क्या है। और एक छोटी सी बात बताऊंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले महाराष्ट्र जाते हैं और वहाँ बाला साहब ठाकरे का चित्र लगाते हैं, सम्मान करते हैं। जैसे वीर शिवाजी जी का स्वागत होता है और सब लोग सम्मान के साथ उनका फोटो लगाते हैं, उसी तरह एक विचारधारा है। और हम लोग अगर फोटो लगाते हैं तो ये कहते हैं कि देखिए बिना बाला साहब के काम नहीं चले। निश्चित तौर पे बाला साहब आपके पिता हो सकते हैं, इस नाते आप कह सकते हैं वो एक विचारधारा है। उस विचारधारा के साथ 30 साल हमने राजनीति किया, और केवल पुत्र होने से पिता की जागीर आपके पास आएगी ऐसा नहीं होगा। आपके सांसद चले जा रहे हैं, आपके विधायक चले जा रहे हैं, लेकिन आपका पैसा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो जस करऊं सो तस फल चाका। लेकिन एसएन सिंह साहब, आप पर यह आरोप है कि बाला साहेब ठाकरे जो है उनके नाम का इस्तेमाल आप अपनी सियासत के लिए करेंगे। यही सवाल मेरा शिंदे गुट से भी होगा। नीरज जी भी हमारे साथ हैं, पहले आप जवाब दे दीजिए और फिर नीरज जी इसी सवाल का जवाब देंगे कि बाला साहेब ठाकरे का नाम और विरासत पर जो दावेदारी ठोकी जाती रही, अब उसका इस्तेमाल आप सियासी तौर पर अपने लिए करना चाहते हैं। देखिए बाला साहब क्या है, बाला साहब एक विचारधारा के लोग हैं। बाला साहब हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूं दोनों चीजों को अलग करके देखिए और प्रबुद्ध वर्ग की तरह सोचिए। बाला साहब का जो नाम है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे पिता हैं, वो एक विचारधारा है। उस विचारधारा को कोई भी अपना सकता है, और उसी विचारधारा को अपना के आज जो नए शिवसेना का जन्म हुआ है उस विचारधारा को अपनाइए। लेकिन उस विचारधारा को छोड़कर अगर कोई पुत्र कहेगा कि मैं उस विचारधारा का हूं, कैसे माना जाएगा? उस विचारधारा को आप अपनाइए, तो उस विचारधारा को आप नहीं अपनाएंगे, आप पैसे को अपनाएंगे, विचारधारा को नहीं अपनाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। ठीक है संजय जी, मैं आपसे भी जवाब लूंगी, लेकिन वही नीरज जी आपसे भी वही सवाल है कि जो तीर धनुष है वो आपने चुरा लिया, ये उद्धव गुट का कहना है, और अब आप बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल करेंगे अपने सियासी फायदे के लिए, और ये फायदा आपको भी मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो कहूंगा बाला साहब की एक विचारधारा जो है, जो पूरे हिंदुस्तान के लोग मानते हैं। हम लोग सब बाला साहब की विचारधारा से जुड़े थे हम लोग उस समय जब ये शिवसेना बनी थी। नंबर 2, शिवसेना कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि आज मैं चला रहा हूं तो कल मेरा बेटा चलाएगा। शिवसेना वही चलाएगा जो बाला साहब के विचारों के साथ चलेगा, जो बाला साहब को मानकर चलेगा, जो बाला साहब के लिए जो हम लोग को बोला था करने के लिए, उस हिसाब से अगर हम चलेंगे हिंदुत्व के नक्शे पे, तभी वो शिवसेना चल पाएगी।
नंबर 3, अगर आप लोगों ने देखा होगा बाला साहब का एक पुराना एक वीडियो भी वायरल हो रहा है बहुत मार्केट में, जिसमें उन्होंने कहा था अगर मुझे कांग्रेस के साथ लेने की जरूरत पड़ेगी उस दिन मैं अपनी शिवसेना का शटर डाउन कर दूंगा। सबसे बड़ी बात कही थी बाला साहब ने। तो इन लोगों ने बाला साहब की उस बात को ना मानते हुए अपना शटर डाउन करने का इन्होंने खुद ही तरीका अपनाया। नंबर 4, जैसे मेरे संजय भाई ने बोला अभी कि चुनाव आयोग ने नोटिस नहीं दिया, चुनाव आयोग ने ये नहीं किया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। शिवसेना के पास अपने बहुत बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल साहब भी इनकी तरफ से लड़ते हैं, चुनाव इनकी तरफ से कोर्ट में जाते हैं। तो शायद उन लोगों में कहीं कमी रह गई थी जो बताया नहीं गया कि ये सब करने के बाद चुनाव आयोग को लिखकर भी देना पड़ता है। अब चुनाव आयोग के ऊपर सिर फोड़ने का कोई फायदा नहीं है। अभी इन लोगों को अपनी गलतियां देखनी चाहिए। 4 साल में अगर नहीं दिया इन्होंने तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जहां ऊपर बैठे हुए संजय राउत जी और इनके जो लोग हैं वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने ये लिखकर चुनाव आयोग में नहीं दिया। आज ये बोलना चुनाव आयोग ने मुझे चिट्ठी नहीं दी, ये बिल्कुल गलत है। हमें अपना ध्यान खुद से रखना है, हमें अपना ध्यान सब चीजों पर रखना है। ठीक है संजय जी, इसका मैं जवाब लूंगी कि क्या आप अपने एजेंडे से भटक गए और इसी वजह से पार्टी को आप एकजुट करके नहीं रख सके, और दूसरों में गलतियां फिर आप क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों बहाने आप तलाश रहे हैं, ये मेरा सवाल होगा आपसे। तो उद्धव गुट का जो सियासी भविष्य है अब क्या होने वाला है, जब इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुना दिया है। अब जो शिवसेना का नाम है, चुनाव चिन्ह है, वो शिंदे गुट के पास है। अब ये जो मामला है पूरा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी उद्धव गुट की तरफ से, और जो शिंदे गुट है उसकी ओर से पहले ही कैविएट दाखिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा सवाल संजय जी आपसे यही है, आप अपने एजेंडे से भटक गए, आप अपने विधायकों को, सांसदों को अपने साथ नहीं रख पाए, अब आप दूसरे पर इतने ज्यादा आरोप क्यों लगा रहे हैं? पहले तो आप अपना देखिए कि कमी कहां रह गई, क्यों आप सांसदों को, विधायकों को अपने साथ जोड़कर नहीं रख पाए? कोई तो कमी रही होगी। बिल्कुल, मैंने इस बात को समय समय पे कहा है और हमारी पार्टी के बहुत से नेताओं ने समय समय पर इस बात को कहा है कि हमारा नेचुरल अलायंस जो है बीजेपी है। इस बात को सबसे पहले मनोहर जोशी जी ने भी कहा, फिर उसके बाद प्रताप सरनायक जी ने भी कहा, और हमने भी समय समय पर कहा है। लेकिन ये बात मैं मान सकता हूँ कि जिस तरह से कंगना रनौत वाले मामले में जो डिसीजन लिया गया था वो शायद सही नहीं था। अगर कंगना रनौत को सुशांत सिंह राजपूत की मौत का गुस्सा था और उन्होंने कुछ कहा तो उसको उसी हिसाब से लेना चाहिए था। उस पर जिस तरह से हमने रिएक्शन किया वो ठीक नहीं था। नवनीत कौर राणा वाले मामले में भी मैं मानता हूं कि अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी और कहना चाहती थी कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, चाहे किसी भी तरह से कहा तो आज आती पढ़ लेती। इस मामले पे हमारे स्टैंड जो रहा मैं उसमें भी मानता हूँ कि सही नहीं था। और अभी इतने सारे विधायक और MLA, जिस विधायक और MP जिस तरह से पार्टी छोड़कर गई, तो मुझे लगता है कि हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि इतने सारे विधायक और सांसद अगर हमारे चले गए हैं, तो अगर NCP और कांग्रेस वाली बात हमारे साथी कह रहे हैं तो इस बात को मानने की जरूरत थी। क्योंकि बाला साहब ने भी और हमने भी कभी भी NCP और कांग्रेस को अपना, हमारी आइडियोलॉजी उनसे नहीं मिलती, पहले भी नहीं मिलती थी, आज भी नहीं मिलती थी। बाला साहब हो या उद्धव जी हो, कांग्रेस को हमेशा गालियाँ दी है, कांग्रेस को हमेशा उनका विरोध किया है। जिनका हमने हमेशा विरोध किया वो हमारे लिए सही सलाह कैसे दे सकते हैं? NCP और कांग्रेस ने मिलकर के जिस तरह से हमारी पार्टी के सरकार भी जब रही तो उस वक्त भी 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा शरद पवार जी ने, NCP ने मिलकर के 2 तरह से शिवसेना को ख़त्म करने की कोशिश की। पहला फाइनेंस मिनिस्ट्री से और दूसरा होम मिनिस्ट्री से। फाइनेंस मिनिस्ट्री से उन्होंने उस तरह से फंड को रिलीज़ किया जिस तरह से मतलब 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किया। NCP ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किया कांग्रेस ने, और शिवसेना के हिस्से में तो सिर्फ 50,000 करोड़ का बजट आया था और वो हमारे विधायक जो काम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो विधायकों के मन में जो एक गुस्सा था वो सही था। और फिर जिस तरह से पुलिस से, होम मिनिस्ट्री से उन्होंने किया, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सच को जो उन्होंने उजागर नहीं होने दिया, और जिस तरह से पालघर में साधुओं को मारा गया पुलिस की मौजूदगी में, वो बात भी बिल्कुल सही थी। हम मानते हैं कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि जो हमारी पार्टी को जिस तरह से स्टैंड पे लेना चाहिए था वो उस तरह से स्टैंड नहीं लिया गया। संजय जी, आप सब कुछ मान रहे हैं लेकिन फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन। देखिए, आपने एक बात कही, देखिए मुद्दे पे बोला जाएगा, जब आप उस तरह मुद्दे पूछेंगे तो उस पर जवाब दूंगा। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की बात अगर आती है तो मैं सच्ची कहूँगा, देखिए इलेक्शन कमीशन का काम ये देखना नहीं है कि आज कितने सांसद किसी पार्टी के साथ हैं या आज कितने विधायक किसी पार्टी के साथ हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इस बात को, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन में बहुत बार आया गया भी हूं। क्यों? इलेक्शन कमीशन के अंदर जो पार्टी बनती है वो पार्टी फाउंडर मेंबरों से बनती है, विधायक और MP से नहीं बनती। MP और फाउंडर MP और MLAs तो पार्टी के नाम पर जीत करके आते हैं। तो
एलजेपी का एक मैटर देखिए अब आप फिर बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप मैं बोल रहा था तो आप कह रहे थे कि इलेक्शन एलजीबी को छोड़ दीजिए आप, हर मुद्दे का अलग अलग पहलू होता है। उसमें भी इलेक्शन कमीशन क्या देखेगा? इलेक्शन कमीशन यही तो देखेगा, डेटा देखेगा। अगर उसने कहा कि आपके साथ कितने मैं एक बात जानता हूँ, कितने सांसद हैं, तो मैं एक बात जानता हूँ, सिर्फ सांसदों के आधार पर, विधायकों के आधार पर इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता। उनको नहीं दिया, वो पशुपति पारस जी के सांसदों के आधार पर, तो मैं कह विधायकों के आधार पर फैसला नहीं करती इलेक्शन कमीशन। संस्थाओं सांसदों के आधार पर, विधायकों के आधार पर सरकारें बनती हैं, सभी चीजों को आप पार्टियां नहीं। आप सुनिए, आप सभी चीजों को स्वीकार हैं, तो ये मानिए कि संजय राउत जी ईवीएम पर सवाल कभी उठा देते हैं, वही ईवीएम कई बार आपको चुनाव जिताती है, कई बार सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। संजय राउत जी पर सवाल नहीं उठाया, बिल्कुल उठाए, संजय राउत जी उठाए। संजय राउत जी ने तो फिर सवाल खड़ा किया है, ईवीएम टैंपरिंग से एक पार्टी जीत रही है, ये आरोप उनके ऊपर लगाया है। आरोप लगाए, आपको जानकारी नहीं है, आप इसको पता करिए। मैं कह रहा हूं जो संवैधानिक संस्थाएं वो सरकार की नहीं होती है, सरकारें बनती बिगड़ती रहती है। लेकिन मैं जानता हूं कि इलेक्शन कमीशन का ये जो निर्णय है ये सही नहीं है, क्योंकि विधायक और एमपीओ के आधार पर ऐसे नहीं होता, और इस बात का सही फैसला अदालत से होगा, अदालत ही सही करेगी। लेकिन अगर ये कहना है तो संजय राउत जी को कहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, 370 पे, राम जन्मभूमि पर, अयोध्या जाने पर किस तरह से आपको बोलना है, किसका सम्मान करना है, किसका नहीं सम्मान करना है। ठीक है, मोहम्मद अमीन जी हमारे साथ है। मोहम्मद अमीन जी, पहले के अगर केसेस की बात की जाए, जिस बात का हवाला दे भी रहे हैं यहाँ पर एसएन सिंह साहब की, पहले जो एलजेपी का जो मुद्दा हमने देखा, अखिलेश यादव का मुद्दा देखा, उसमें क्या हुआ था, आधार क्या था उस वक्त फैसले का? देखिए, ऐसा है कि जब पार्टियां झगड़ा करती हैं और फिर वो आती हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस का भी सिंबल जमा हो चुका, एआईडीएम के जयललिता के टाइम में भी उनका सिंबल जमा हुआ, और तो चंद्रशेखर जी का एक बरगद ट्री हुआ करता था, वो भी देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, उनका भी सिंबल जमा हुआ, और जनता पार्टी का भी झगड़ा हुआ तो दोनों के सिंबल जमा हो गए। अभी ये जब झगड़ा लेके आए थे तो इनको भी बाई इलेक्शन कराने के लिए अलग अलग इनको चुनाव चिन्ह दिए गए, अलग अलग नाम दिया गया। और आपको मैं बता रहा हूँ, जो इलेक्शन कमीशन का आधार है, इस बात को ये कुछ भी कहें, तो खैर जाते आते रहे, हमने तो वहाँ काम किया है, और इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता। इलेक्शन कमीशन फैक्ट्स पे जाता है, उसके पास कोई आधार होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जानता है, तो उसको बताना चाहिए इस बात को, किस इलेक्शन कमीशन, सुन लीजिए, मैं बोल नहीं रहा था, इलेक्शन कमीशन इस बात को जानता है अच्छी तरीके से कि जो हम निर्णय दे रहे हैं वो निर्णय चैलेंज हो सकता है, उसको बताएं। सुन तो लीजिए पहले, संवैधानिक वो आपको पता नहीं है, वो चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन का जो आदेश है, और वो चैलेंज होगा जजमेंट, और हो सकता है कोर्ट में जाना पड़े। तो इसलिए कोई ऐसा लकुना इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से नहीं छोड़ता ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर्स कि जिसमें कोई इसको नीचा देखना पड़े। आप इस तरह की बातें मत करिए। आप उसी इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए थे अभी तक, जो आपके मुख्यमंत्री बने और आपके पार्टी रजिस्टर हुई, कई बार आप लोगों ने उल्लंघन किया, आपको चिताया गया। ये बात बड़े ठाकरे साहब के समय हुई थी, तो उन्होंने कहा गया कि भाई ये आपकी अपनी पर्सनल पार्टी नहीं है, ये इसमें आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाइए और अपने पार्टी के इलेक्शन करा के हमको समय से बताइए। तो वहाँ पे इलेक्शन होते रहे। लेकिन जब 18 की बात आई है, देखिए ये हमारा काम नहीं है, आपने लिख के दिया हुआ है एफिडेविट पे कि हम इलेक्शन कमीशन की बातों को शर्तों को मानेंगे। ठीक है, ठीक है। रिएक्शन में अश्विनी दुबे जी का भी ले लेती हूँ। अश्विनी दुबे जी, क्या कानूनी दांवपेच उसमें आ सकते हैं इस मामले में? क्या कुछ पासा पलट भी सकता है? ऐसी कोई संभावना बनती दिख रही है आपको? देखिए मानसा जी, पिछली बार शायद हो सकता है ऑडियो क्लियर हो। बड़ी सेटल्ड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की सादी कलिंग की। 3 टेस्ट उसमें कहते हैं, टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, दूसरा कहते हैं कि टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा कहते हैं टेस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। संजय गुप्ता जी की बातों का कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि उसके अंदर लोकतांत्रिक संविधान या लोकतंत्र है कि नहीं है, वो उसको इलेक्शन कमीशन को बताएंगे। इस केस में इलेक्शन कमीशन ने अपने रीजन्ड जजमेंट साफ तौर पर कहा कि पार्टी का जब संविधान बदला गया तो उसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई। एट द फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द पार्टी कंसर्न कि उनके बीच में क्या चेंज चल रहा है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन एक सुपरवाइजरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो ये देखती है जब कभी उसके सामने रिपोर्ट होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, भारत के संविधान,
चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1967 इसके नियमों का पालन किया गया कि नहीं किया गया। अब तीसरी बात, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होती है इलेक्शन कमीशन के डिसीजन से, तो आर्टिकल 226 में वो हाईकोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 32 में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको देख करके खास तौर पे ये इंश्योर करती है कि क्या इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आधारहीन था या उसमें कुछ आधार थे। अब हम तीसरी बात की तरफ आते हैं। जैसा अभी अमीन साहब ने बताया, इन्होंने पुराना हवाला दिया, इंदिरा जी के समय की भी बात कर लीजिए। अब आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए। समाजवादी पार्टी के बीच में जब इंटरनल डिस्प्यूट हुआ, वो इंटरनल डिस्प्यूट कि किसके पास सिंबल जाएगा, वो किसने डिसाइड किया, वो डिसाइड किया इलेक्शन कमीशन में। लोक जनतांत्रिक जनता पार्टी के बीच में जो लोजपा है उसकी बात कर लीजिए, किसके पास जाएगा, वो जाएगा जो वहां पर उसके मापदंडों को पूरा करेगा। मापदंड क्या है, आपने बड़ी कैंडिडली आपने शुरू में बता दिया कि मापदंड ये है कितने एमपी हैं, इतने एमएलए हैं, कितना वोटों का प्रतिशत है, और 47,82,440 वोटों में से 36,57,337 वोटों का समर्थन शिंदे गुट के पास है। अब ये तो हो गई बाहर की बात। अब अंदर जब पॉलिटिकल पार्टी का होता क्या है कि विधानसभा के अंदर की कार्यवाही में ये देखा जाता है कि विधानसभा के अंदर कितने एमएलए किस गुट के साथ हैं, और इसी आधार पर जो है विधानसभा के अंदर निर्णय होता है। बाहर इलेक्शन कमीशन निर्णय करता है, अंदर स्पीकर निर्णय करता है। अब 5 जजों की जजमेंट जो आई, वो जजमेंट में मैं 30 सेकंड में बता देता हूं। उसमें निबम राबिया का जो अरुणाचल प्रदेश का केस था, उसमें यह था कि जब स्वयं स्पीकर जो उस मामले में हो, स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगे हो कि वो जो है गलत डिसीजन ले सकता है, तो उस स्पीकर को अधिकार नहीं है अयोग्यता के मामले की सुनवाई का। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो निबम राबिया का फैसला है उसको 7 जजेस को रेफर करने की जरूरत नहीं है, वो फैसला सही है। अच्छा अश्विनी दुबे जी, ये आपने क्लियर कर दिया कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व बनता है कि अगर संविधान में किसी तरह का बदलाव किया जाए तो उसकी सूचना चुनाव आयोग को दी जाए, उसे नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। ये जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टी की होती है। एक बात तो ये आपकी ओर से क्लैरिटी के साथ रख दी गई। अब ये जो मामला जो चल रहा है डिस्क्वालिफिकेशन का, जिसका आप अभी भी जिक्र कर रहे थे, ये 16 विधायक हैं। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है अभी भी। तो ये जो मामला है, इसका जो भी फैसला होता है, आपको लगता है कि सिंबल पर इसका कोई असर पड़ सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? देखिए, इसका सिंबल पर असर नहीं पड़े, क्योंकि वो विधानसभा के अंदर, वो खासतौर से 10th शेड्यूल जो भारत के संविधान का है, वो 10th शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, वो 10th शेड्यूल, क्योंकि ईमेल के तहत जब गुवाहाटी से एमएलएज ने अपना इंटेंशन, जो स्पीकर थे उस समय विधानसभा के, वो स्पीकर जो शिंदे गुट के थे, उनको उन्होंने कहा कि आप जो है एंटी डिफेक्शन के तहत जो हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये मेजॉरिटी है। और जब मेजॉरिटी, क्योंकि वो एंटी डिफेक्शन लॉ के 4 पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर यह है कि व्हिप का पालन नहीं किया हो, दूसरा पैरामीटर है कि पार्टी के खिलाफ बोला हो, तीसरा पैरामीटर है कि अगर उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर के कोई डिसीजन लिया हो, विलय करने पर तो कहीं रोक नहीं है। तो उस शिंदे गुट ने साफ तौर पर यह पाया कि कहीं ना तो पार्टी के खिलाफ काम किया उन्होंने, ना पार्टी के खिलाफ गए, उनके पास मेजॉरिटी थी, उन्होंने मेजॉरिटी के तहत उन्होंने अपनी बात स्पीकर के सामने कह दी। और इसीलिए इंटरनल अगर हम बात करें विधानसभा के अंदर के कार्यवाही की, तो वो कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। परंतु ये बात तय है कि स्पीकर अगर खुद उसमें मुद्दई है, तो निश्चित तौर पर स्पीकर को अधिकार नहीं उस मामले को सुनने का। ये मामला अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है संजय गुप्ता जी, मैं एक ही बात कहूंगा इसमें कि वोटर्स के आधार पर, एमपीज और एमएलएज के आधार पर सरकारें बनती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, बस दैट्स ऑल। चलिए अच्छा संजय गुप्ता जी, ये बताइए आप, अब मतलब आप वोटर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप ये तो कह रहे हैं कि हम असली शिवसेना हैं। अब कंफ्यूजन तो जो वोट डालने जाता है वो सिंबल को देखता है, तो इसमें क्या आपको बहुत नुकसान नहीं होने वाला? आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम असली शिवसेना है, हमारा तो चुरा लिया सिंबल, लेकिन जो जाएगा वहां पर वोट देने के लिए वो तो सिंबल देखता है और बाला साहब ठाकरे को याद करता है। देखिए वो बात ठीक है कि बाला साहब ठाकरे को याद करता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को बनने का एक फार्मूला है, और पॉलिटिकल पार्टी के बनने का फार्मूला सिर्फ एक ही है कि उसके फाउंडर मेंबर उसको बनाते हैं, और जो फाउंडर मेंबर्स से एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है उसके बाद वो चुनाव में जाते हैं। उसके बाद चुनाव में जाने के बाद वोटर्स वोट करते हैं। वोटर्स के वोट करने से, एमएलए और एमपीज के बनने से सरकारें बनती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बनती।
जी जी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो तभी रहेगी ना जब उसको वोट मिलता रहेगा। ये भी वो एक तो अलग सवाल है चीज ना। है मेरा तो सवाल कि आपसे ये political था, party जब आप तब रहेगी। बीएमसी चुनाव में आप जाएंगे, क्या आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है सबको एक्सप्लेन करना क्या, और आपका तो 3 दशक का कब्जा रहा है बीएमसी पर, और ये अगर आपके हाथ से निकल जाता है तो ये फिर आपके लिए अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश करना ये बिल्कुल टेढ़ी खीर साबित होने वाला ये एक है। अलग मामला है, इसमें मान सकते हैं ये एक अलग मामला है और ये एक अलग मामला है। दोनों मामलों को मिक्स ना किया जाए। भी आपको चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देता है। मान लिया वो चुनाव आयोग देगा, ठीक है, वो सब कुछ करेगा, और बीएमसी इलेक्शन में इसका क्या नुकसान रहेगा, फायदा रहेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को बनने का फार्मूला और सरकार के बनने का फार्मूला, एमपी एमएलए के बनने का फार्मूला ये अलग है। इन दोनों को मिक्स ना किया जाए। ठीक है मोहम्मद अमीन जी, अच्छा ये जो अभी इनको दिया गया मशाल जो सिंबल है यही रहेगा इनके पास सब, या अब एक और कोई सिंबल? नहीं, अब तो ये जो डिसाइड हो गया, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, डिसाइड हो गया। और इनके जो भी दिए गए थे बाई इलेक्शन के लिए, चाहे इस दल को दिए गए चाहे ब्रेकअवे को दिए गए, दोनों के ही सिंबल जमा हो जाएंगे, दोनों के ही नाम जमा हो जाएंगे। अब इनको जो दे दिया गया स्टेटस वो ये है। अब इनको ये करना होगा कि ये अपनी पार्टी रजिस्टर करें, उसके लिए 1 साल लग जाएगा। तो इसलिए बेटर ये है कि ये किसी और पार्टी से जाके ज्वाइन कर लें और उसको मर्ज हो जाए उसमें, उसके साथ तो ले सकते हैं उसका सिंबल, लेकिन मशाल अब नहीं रहेगा इनके पास, मैं ये आज बता देता हूँ जी। अच्छा नीरज जी, आपके गुट की ओर से ये भी दावा किया जा रहा है कि 10 और विधायक, 4 और सांसद उद्धव गुट से आपके गुट में शामिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए कल भी एक घोषणा आपको मिलेगी, एक धमाका आपको कल मराठवाड़ा से भी मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। वहां के जो कुछ लोग हैं माननीय, वो भी कल शायद घोषणा करेंगे। नंबर 2, मैं कहना चाहूंगा मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे भाई संजय जी ने आज इतना तो माना कि जो उद्धव सरकार चल रही थी वो गलत चल रही थी, जो भी डिसीजन लिए गए वो गलत लिए गए। तो इस बात को मानते हुए इन लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए अभी कि हाँ ये गलत थे और हमारे शिंदे साहब बिल्कुल ठीक थे, जो सबके सब निकल के बाहर हुए उसके पीछे कुछ ना कुछ पीछे गड़बड़ चल रही थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि संजय भाई की उद्धव गुट की तरफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये भी इस बात को मानेंगे और हम लोग को सपोर्ट करेंगे कि हाँ ये गलत गुट के साथ नहीं जाएंगे। जी, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि उद्धव गुट जो है वो तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, फिर अगर 10 और विधायक और 4 सांसद और आपके पास आ गए तो उनके पास तो बचेगा क्या फिर? जी बिल्कुल, ये आपके पास जो भी खबर है बिल्कुल ठीक खबर है, लेकिन कल से शुरू हो जाएगा। कब तक हो जाएगा ये नीरज जी, कब तक? मुझे उम्मीद है कल एक सांसद शायद अपनी घोषणा करेंगे। जी सर्वेश जी, ये तो बड़ा सवालिया निशान इस गुट के अस्तित्व को लेकर। अगर 10 और विधायक टूटने के लिए बैठे हुए हैं, 4 और सांसद वहां पर शामिल हो जाते हैं, पहले ही जो फिगर है वो 40 का और 13 का है। मीमांसा जी आपने सही कहा। देखिए ये एक कहा जाता है कि गालिब ताउम्र चेहरे साफ करता रहा और आईने साफ करता रहा, और धूल जो थी वो चेहरे पे था। अब उद्धव ठाकरे इस बात को नहीं समझे, उन्होंने जो कोर आइडियोलॉजी है उसको दरकिनार करके और ये सारा काम किया, तो आज न कल जो है उसको भुगतना पड़ेगा, और हुआ वही जो होना था। क्योंकि शिवसेना का निर्माण ही जिस आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल पे हुआ, वोटर्स उसके जो थे वो आपने हमने सबने देखा कि उसी आइडियोलॉजी पे वोट करते हैं। तो अब अगर ये स्थिति आ गई है तो ये तो अस्तित्व बचाने, क्या अस्तित्व ही खत्म हो गया। केवल पिताजी के नाम से पार्टी नहीं चलती है, और जो कि इलेक्शन कमीशन में भी बोल दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है उनका अगर आप देखेंगे तो यही रहा है कि वो जो भी उनके बेटे हो बेटियां हो वो अपना ये कहते हैं ना बपौती समझ लेते हैं कि नहीं ये पार्टी तो हमारे पिताजी ने स्टार्ट की तो हमारा ही होगा। ये भूल जो है ये इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से ये जो जाना चाहिए मैसेज, पॉलिटिकल जो तमाम पार्टीज है उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, पार्टी जो होती है, जो एमएलए एमपी जीत के आते हैं या आपके कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनसे बनती है। अगर वो ये नहीं होता है कि नहीं पिताजी ने स्टार्ट किया तो आप ही उसके सर्वे सर्वा होंगे और आप ही को वही इलेक्शन सिंबल मिलेगा या फिर पार्टी का जो वर्चस्व होगा, ना आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। दूसरी बात मीमांसा जी, देखिए भारत में क्या हो रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है जब खुद चुनाव जीतती है तो बीजेपी अगर खिलाफ जीत रही तो नहीं बीजेपी को रौन दिया, हरा दिया, लेकिन जहां उसको कुछ होता है तो वो देश के इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठाते हैं। अभी शिवसेना ग्रुप को देखिए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया। अगर कल ये सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां मुंह की खानी हो पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट के भी मंशा पे सवाल उठा देंगे। उसी तरह बाकी की भी पॉलिटिकल पार्टी, इसमें कांग्रेस भी अछूती नहीं है, वही शिवसेना, वही एनसीपी, ये सारे के सारे मिलके जो हमारे देश की संस्था है उस पर सवालिया निशान उठाते हैं, जबकि वो उसी प्रोसेस के थ्रू चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, सरकार भी बनाते हैं। अभी कांग्रेस ने हिमाचल में चुनाव जीत के सरकार बनाई,
वहां पे ईवीएम खराब नहीं था। लेकिन अगर आज राजस्थान में चुनाव हो, वहां हार जाए तो ईवीएम को ये देंगे उसका जो कि ईवीएम खराब होने के कारण ईवीएम में गड़बड़ी की गई और बीजेपी जीत गया। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी विपक्षी दल है, उसको ये संदेश देना जो इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया, मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा निर्णय है। उनको अब ये समझ जाना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पार्टी को चलाना पड़ेगा, नहीं तो आज न कल इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करेगा। ठीक है, एसएन सिंह साहब, आरोप ये लग रहे हैं कि आप तो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने में लगे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं किसी को खत्म करती है, आपके कर्म आपको समाप्त करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, 2014 में हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और 63 सीट ये पाते हैं और 122 सीट भारतीय जनता पार्टी पाती है, फिर भी हम इस भूमिका को निभाते हैं, मित्र धर्म को निभाते हैं। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उद्धव ठाकरे साहब की, वो सुन लेते हैं। तो पसीना आया था, आप कहते हैं 56 इंच का सीना, उस वक्त तो पसीना ही पसीना हुआ था। तो उस वक्त जिन्होंने मुंबई बचाई, उनको आप अभी गुनहगार मान रहे हो। और मैं कांग्रेस के साथ गया, मैं नहीं गया, भाजपा ने मुझे ढकेला है। तो पसीना बहा रहे हैं और आप गुनहगार ठहरा रहे हैं। देखिए एसएन सिंह साहब, देखिए अच्छी बात उन्होंने कहा, हम तो कह रहे हैं कि हम तो सम्मान करते हैं और हम मित्र धर्म ऐसा निभाते हैं कि 2014 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनती है, उसके बाद भी अपने सहयोगियों को सराखों पे बैठाने का कार्य करते हैं और यही हालत वहां पे भी रहती है। मैं बता रहा था कि 63 सीट ये पाते हैं और 122 सीट हम पाते हैं 2014 में विधानसभा में, फिर भी हम इनको सम्मान देने का कार्य करते हैं। 2019 में ये अलग से चुनाव लड़ते हैं, 56 सीट ये पाते हैं, 106 सीट हम पाते हैं, तो भी हम इनके साथ रहने के लिए तैयार रहते हैं। चूंकि उद्धव ठाकरे जी को नहीं पता है कि उनका असली दुश्मन कौन है, उनका असली दोस्त कौन है। और संजय राउत जी के बारे में तो शिवसेना के बहुत सारे विधायक कहते कि संजय राउत जी ने ठाना है शिवसेना को मिटाना है। मुझे लगता है कि वो किससे मिले हैं ये पता तो उनको करना चाहिए। आप गठबंधन घर की बात कर रहे हैं एसएन सिंह साहब, लेकिन आपके सहयोगी दल फिर क्यों छिटक छिटक कर आपसे दूर हो रहे हैं? चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, जो आपके पुराने साथी थे वो भी आपसे दूर हो गए, पंजाब में अकाली दल आपसे दूर हो गया, यहाँ पर ये शिवसेना आपको छोड़कर चली गई। देखिए, हमसे अगर कोई दूर हो रहा है, जिस दिन ढोल नगारा मेरे दरवाजे पे बजेगा, शोर हमारे यहाँ से सुनाई देगा। चूंकि आज ढोल इनके दरवाजे पे बज रहा है और मैं तो कहा प्रकाश आंबेडकर जी को लेके आपके चैनल पे भी दिखाया गया कि किस तरह एनसीपी प्रमुख नाराज हैं, जो इनके गठबंधन के लोग हैं और जो इनके राजनीतिक लोग हैं। चूंकि राजनीतिक लोगों को तो राजनीति करना है, अगर वो जानेंगे कि वर्तमान शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है ये राजनीति नहीं करती है, तो वो छोड़ के चले जाएंगे। वो कोई दुकान करने तो आए नहीं है, राजनीति करने आए। तो मुझे लगता है कि इनको सबसे पहले अपने चीज़ों पर देखना चाहिए। और संजय राउत जी जो क्लास 5 के लड़के वाली बयान दे रहे हैं, हम लोग उसको बहुत जिम्मेदारी से नहीं लेते, कोई भी नहीं मांगता है। केंद्र में भी एक आध लोग ऐसे हैं जो यहाँ कांग्रेस के नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शिंदे गुट से ज्यादा जो फायदा है एसएन सिंह साहब, वो बीजेपी को होने वाला है इसमें। देखिए, बीजेपी एक हिंदुत्व का एजेंडा, फिर मराठी मानुस का उनका एजेंडा, ये सब घुल मिलाकर जो फायदा है, सियासी फायदा जो है, वो तो आपको होगा आने वाले दिनों में। देखिए, तो आपको सोचना चाहिए कि आप, अगर हमारा एजेंडा था राष्ट्रवाद का, हमारा एजेंडा विकासवाद का, 370 पे हमारा एजेंडा साफ था, तो आपके चैनल पे दिखाया गया होगा कि जेडीयू हमारे साथ नहीं थी। उसके बाद भी 370 में हमने कोई परिवर्तन नहीं लिया। राम जन्मभूमि की लड़ाई में हमने कोई परिवर्तन नहीं लिया है। मतलब आप सहयोगियों को साथ लेकर चलिए, लेकिन अपने विचारधारा में परिवर्तन लेकर नहीं आएंगे। अगर नमक चीनी का कार्य करने लगेगा तो जहां नमक की आवश्यकता पड़ेगी वो तो मीठा हो जाएगा, और जहां मीठा की आवश्यकता होगी वो नमक हो जाएगा। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को अपने विचारधारा पे कायम रहना चाहिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पे कायम रही। हम जब सत्ता में नहीं थे तब भी राष्ट्रवाद की विचारधारा थी।